प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज का जो हमारा विषय है, आप देख सकते हैं स्लाइड में कि दुनिया में युद्ध चल रहा है और भारतीय लोग मार्च में क्या-क्या किए हैं अभी तक। 28 फरवरी से ये युद्ध चालू हो गया था और एक ऑल ओवर सोशल मीडिया ये चर्चाएँ चल रही हैं, बातें चल रही हैं। सबसे पहले वर्ल्ड कप देखा, वर्ल्ड कप जीता भारत ने, फिर उसके बाद धुरंधर आई, धुरंधर एन्जॉय कर रहे हैं लोग, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म आ जाती है, बन जाती है। फिर अभी आईपीएल भी शुरू हो गया है, एन्जॉय कर रहे हैं पब्लिक। होली मनाई हमने बड़े शानदार तरीके से पूरे देश ने होली मनाई। पर दुनिया में क्या हो रहा है? आइए जानते हैं। एक-एक देश पर बात करेंगे कि इस समय कहाँ क्या हालात हैं। अभी तो आईपीएल शुरू हो गया है। ये बड़ा आवश्यक है जानना कि दुनिया के हालात खराब हैं और भारत किस तरीके से शांति से, आराम से अपने एक-एक कदम साध कर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यह शांति की कीमत क्या है? यह समझना बड़ा आवश्यक है। दुनिया में जो वर्ल्ड ओवर प्राइसेज़ चल रही हैं, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ की हम बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया है अ, वहाँ पर करीब 32% तेल के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका में 23% तेल के दाम बढ़े हैं। पाकिस्तान में 25%, चाइना में 10% और पिछले 1 महीने में भारत में बिल्कुल भी नहीं, 0% तेल के दाम बढ़े। ठीक है? बहुत आवश्यक है ये जानना क्योंकि यह हाल हमारे यहाँ भी हो सकता था और तेल के दाम बढ़ने से पूरी महँगाई भी बढ़ती है, बहुत कुछ हो जाता है, तो chaos भी होता है। तो यह शांति जो बनाई गई है, इसमें ये देखना और समझना बड़ा आवश्यक है कि यह शांति हमें मिली है, तो हम इसका सदुपयोग करें। दूसरा, पाकिस्तान chaos में है, वहाँ के प्रधानमंत्री ईद के मौके पर राष्ट्रीय टीवी पर और सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती कर रहे हैं। काम जो है वैसे भी क्या ही होता होगा काम पता नहीं, वर्क फ्रॉम होम पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। कौन-सा काम था जो अब लोग घर से कर रहे हैं पता नहीं। तो 4 दिन की सरकारी कार्य कर दिए गए हैं, 3 दिन छुट्टी। अच्छा, फाउंडेशन डे नहीं मनाया इन्होंने। फाउंडेशन डे क्या है? जो मान लीजिए भारत में एक हम 15 अगस्त मनाते हैं, एक हम 26 जनवरी मनाते हैं, पाकिस्तान ये सब नहीं मनाता है। पाकिस्तान 1940 का निकालता है, जब लाहौर में समझौता हुआ था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा, प्रस्ताव पारित हुआ था। वो फाउंडेशन डे मनाता है। नहीं मना इस बार, कैंसल, फर्स्ट टाइम। ईरान इनके टैंकर नहीं निकलने दे रहा है, ये बुरा हाल है। पाकिस्तान से कंपैरिज़न हम क्या ही करें, छोड़ें। इजिप्ट एक कंट्री है, जहाँ पर रात में 8-9 बजे के बाद टूरिज़्म फ्रेंडली कंट्री है। आप सोचिए टूरिज़्म फ्रेंडली कंट्री में नाइट लाइफ़ एक अच्छी देना, टूरिस्ट को वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएँ करना, वो बड़ा आवश्यक होता है और टूरिज़्म से ही इनकी इकोनॉमी चल रही है। अरब स्प्रिंग के बाद तो और बुरे हाल हो गए इनके। पर ख़ैर, मॉल और नाइट लाइफ़ सब 9 बजे के बाद बंद। मिस्र ने रात 9 बजे के बाद अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, वही वर्क फ्रॉम होम कर दिया है और युद्ध अर्थव्यवस्था मोड में जाने के लिए कह दिया है। ठीक है? आगे आते हैं। न्यूज़ीलैंड की फ्लाइट्स कैंसल हो गई। न्यूज़ीलैंड ने अपनी 1000 फ्लाइट्स कैंसल की हैं। तुर्की ने सेंट्रल बैंक मार्च में लीरा लीरा वैसे भी उनके यहाँ तुर्की में तो बिना युद्ध के टाइम में 35-40% जो है इन्फ्लेशन या महँगाई की दर रहती है। हर साल इतना बढ़ता रहता है। इस्लामिक अर्दोगान जो खलीफा बनना है उसकी उनकी अर्थव्यवस्थाएँ ऐसी चौपट होती हैं। उनको इस्लामिक तंत्र को, इस्लामिक नेतृत्व को सदैव कहीं अर्थव्यवस्था बनाने में उनको कोई मज़ा नहीं आता। उनको अता-पता ही नहीं होता कैसी अर्थव्यवस्थाएँ बनती हैं। अभी हम सऊदी और दुबई और यूएई पर भी आएँगे अभी। पर अब अ, लेकिन जहाँ अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं, उसको बर्बाद करने में उनको सारे तरीके पता होते हैं। केस इन पॉइंट, कराची भारत का वह शहर था, जहाँ से पहली कमर्शियल फ्लाइट चली। आप सोचिए अगर पहली बुलेट ट्रेन भारत में चल रही है, तो कहाँ से चल रही है? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। कराची पहली कमर्शियल फ्लाइट फ्लाइट जहाँ से उड़ी कराची से बॉम्बे, तो आप दोनों शहरों का इम्पोर्टेंस समझिए कि क्या कितने बड़े व्यापारिक केंद्र रहे होंगे। कराची का आजकल हाल क्या है? हमने धुरंधर में देख लिया। खैर, तो इस्लामिक तंत्र को, तुर्की को, इन लोग को किसी को अर्थव्यवस्था बनाना तो नहीं आता, बिगाड़ना बहुत कायदे से आता है। बांग्लादेश वही हाल, अभी पिछले साल क्या हुआ मोहम्मद यूनुस आया, पिछले साल तो नहीं, 2 साल पहले और उसके बाद क्या केओस मचा। अंधेरे में है बांग्लादेश इस समय, 5-5 घंटे का पावर कट चल रहा है ताकि वह अपने थोड़ा बहुत जो उनकी डूबते तिनकों का सहारा जो वहाँ पे थोड़ी बहुत अ, कॉटन रिलेटेड या कपड़े रिलेटेड इकोनॉमी है। अम,
उस पर वो टेक्सटाइल रिलेटेड जो उनकी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री बची है, उसको हम पावर दे सकें। फिलीपींस में 4 दिन काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ फ्यूल के पासेज इश्यू हो रहे हैं। सरकारी गाड़ियों को भी जो है फ्यूल कम दिया जा रहा है, यह चल रहा है। यहाँ भी और श्रीलंका में भी। श्रीलंका को अभी हाल-फिलहाल में भारत सरकार ने कुछ डीज़ल, पेट्रोल वगैरह मुहैया कराया है। दूसरा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद है बांग्लादेश में, बंद। वैसे भी पढ़ाई से लिखाई से मतलब था नहीं, लेकिन अब बंद। कारपूलिंग चल करने का प्रयास कर रहे हैं श्रीलंका वाले और इस तरीके से। वियतनाम का भी यही हाल है, वहाँ भी पावर कट चल रहे हैं, वहाँ भी तेल के दाम बढ़े हुए हैं, वहाँ कारपूलिंग की बात हो रही है। रशिया ऑफ कोर्स पैसे कमा रहा है इस समय, लेकिन रशिया ने इस समय एक्सपोर्ट पर मना कर दिया है कि $1,00,000 से ज़्यादा लेकर कोई अधिक की नकद राशि रशिया से बाहर लेकर नहीं जा सकता। दूसरा, 100 ग्राम से अधिक वजन वाली सोने की ईंटों के निर्यात पर रोक दिया है। क्यों? क्योंकि पैसा अभी अपने पास रखना है, इकोनॉमी को अपनी सुदृढ़ करना है, बाहर पैसा लेकर नहीं जाने देना है। ईरान ने भी 22 बैंकों पर लेन-देन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई, इराक ने, कि आप पैसे लेकर, अपने ही पैसे लेकर नहीं जा सकते। अमेरिका में कई बैंक्स में भी ये प्रक्रिया चल रही है। कमिंग बैक टू अ, हुँ, अभी हाल-फिलहाल में यूएई ने अभी ईरान के करीब $500 बिलियन रख लिए, जो वहाँ पर डिपॉज़िट थे, उनके फाइनेंशियल्स वहाँ थे। ईरान का भी पैसा यूएई ने रोक लिया। ये फाइनेंशियल वॉर किया है यूएई ने ईरान पर। साउथ कोरिया में वॉर टाइम इकोनॉमिक रिस्पॉन्स बॉडी का गठन किया गया है। और लेबनान सोचिए, सन 70-80 के दशक तक शानदार कंट्री थी लेबनान। क्रिश्चियन कंट्री थी, फिर भी। और उसको जो है ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, उसके कैपिटल सिटी बेरूत को। इतना सुंदर था वो शहर, वहाँ पे भारतीय फ़िल्मों की शूटिंग होती थी। और क्या हुआ, फ़िलिस्तीनी वहाँ भर गए और फिर वो उन्होंने पूरी क्रिश्चियन कंट्री को इस्लामिक बना डाला। और फिर उसके बाद क्या हो रखा है कि मुद्रा का मूल्य 98% तक गिर गया है और वहाँ पर पूरा इस्लामिक तंत्र ने उसकी इकोनॉमी की, लेबनान की, ऐसी की तैसी कर दी है। और ईरान ने वहाँ हिजबुल्लाह भर दिया था, फिर वो लगे इज़राइल से लड़ने और यही सब। मतलब इस्लामिक तंत्र ने टेक ओवर किया और देश बर्बाद। इस समय तो युद्ध भी हो रहा है। अब भारत का देखा जाए, भारत क्या कर रहा है? भारत मार्च महीने में वर्ल्ड कप भी एन्जॉय कर रहा था। होली कायदे से मनाई। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग चल रही है पूरे देश में, कि पूरे देश का व्यापारिक तंत्र जो है अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग कर रहा है, ना सिर्फ व्यापार, सरकारी तंत्र भी। धुरंधर 2 को आपने देखा, नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च हो रहा है और उसके बाद आईपीएल अब चल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई वृद्धि नहीं हो रही। खासकर एक काम और हुआ है, भारत ने अरब 6 अरब 70 करोड़, मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि हिंदी में जो हमारी गणनाएँ हैं, हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें। फिर ये 670 करोड़, 600 मतलब 1 लाख करोड़, ये सब कहना थोड़ा अजीब लगता है। हमारे पास गणनाएँ हैं, करोड़ के ऊपर अरब है, खरब है, नील है, 10 नील है, पद्य है, 10 पद्य है, शंख है, महाशंख है। हम अपनी गणनाएँ कर सकते हैं, हमारे पास हैं, तो हम लोग उसका उपयोग करें। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 6 अरब 70 करोड़ डॉलर का एक आर्थिक
स्थितीकरण कोष, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना चुकी है, ताकि आपातकाल में यह कार्य करे। अभी सोचिए गवर्नमेंट ऐसे समय में कोई गवर्नमेंट अपना टैक्स नहीं कट करती है। यहाँ पर भारत सरकार सितंबर महीने में जीएसटी के रेट्स कम कर चुकी है और साथ में अभी उन्होंने इसी महीने में बाहर से आने वाले तेल पर जो सरकार जिस की जो आमदनी थी, उसमें कटौती की गई है। उन्होंने एक्साइज़ ड्यूटी पेट्रोल और डीज़ल पर, क्रूड पर कम किया है। अपनी आमदनी काटी है और यह किसको दिया जा रहा है? यह लाभ जो है अल्टीमेटली जनता तक आ रहा है, क्योंकि जो तेल का दाम कंपनीज़ बढ़ाना चाह रही थी, सरकार ने कहा हम अपना आमदनी घटाते हैं, तुम जनता पर तेल का दाम नहीं बढ़ाओगे। तो इस तरीके से कंपनियों की भी हालत सुधारी गई है, जनता की भी हालत सुधारी गई है और सरकार उससे एक आमदनी कमाने का या केओस फैलाने का कार्य नहीं कर रही है। चलती हुई अर्थव्यवस्था ही भारत की शांत शांत भारत की चलती हुई अर्थव्यवस्था ही भारत का सबसे बड़ा हथियार है इस समय, इस काल में। आप बढ़ते रहेंगे, आप देखिए मिडल ईस्ट में जितना इनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत हल्ला हो रहा था, अरे हमारा 1 राफेल गिर गया, 2 गिर गया, 3 गिर गया, जबकि गिरा कुछ नहीं था। न आप सोचिए राजस्थान जो है इतना बड़ा ऐसा बॉर्डर है कि खुला है, दूर-दूर तक दिखता है। क्या सोशल मीडिया पर कोई भी मलबा ऐसा नहीं आ जाता? अगर पाकिस्तान के इलाके में गिरता, तो पाकिस्तान तो लेकर पहुँच जाता कि ये देखो हमने गिरा, एक इमेज भी नहीं दिखा पाया। पंजाब में यदि गिरता, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो तो भाजपा के खिलाफ थी, वो तो तुरंत लेके पहुँच जाती कि दे देखो सबूत, तुम्हारा राफेल गिरा। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? उमर अब्दुल्ला की। वहाँ पे किस प्रकार के लोग हैं, आपको भी पता है। तो इतने बड़े बॉर्डर पर कुछ हुआ ही नहीं, कोई राफेल नहीं गिरा, लेकिन हल्ला क्या किया गया? राफेल गिर गया। चलो, जो कि झूठ बात थी। इस समय कौन पूछ रहा है कि ईरान का क्या गिरा और यूएई का क्या गिरा और सऊदी अरब का क्या गिरा और इज़राइल का क्या गिरा और अमेरिका का क्या गिर गया? कितने टैंकर बर्बाद हुए, किसकी कितनी नौसेना में हिट लगा, किसकी मिसाइल कहाँ गिरी? कोई पूछ रहा है किसी से? युद्ध में यह होता है। तो इस समय कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि अमेरिका क्यों कैसे नहीं हार रहा, ईरान कैसे नहीं हार रहा, ईरान की कौन-सी चीज़ें तबाह हुई, कोई किसी का ये हमारे अरब कंट्रीज़ का क्या हाल हो रखा है? चूँकि उस ज्योग्राफी में हैं, तो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। दुबई जैसा शहर में ब मिसाइलें गिर रही हैं, जानने वाले लोग हैं, वो दोहा से आए और क्या कहते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं और उसके बाद सऊदी में क्या हाल है? बड़े-बड़े शहर बना लिए, हज़ारों करोड़ों रुपए लगाकर, अरबों-खरबों रुपए लगाकर, पर अंत में क्या हुआ? सुरक्षा व्यवस्था। तो एक शहर एक देश नहीं हो सकता, यह भी लोगों को सोचना होगा। और ऊर्जा पर निर्भरता सिर्फ डीज़ल, पेट्रोल, गैस पर नहीं हो सकती है, यह भी सोचना होगा। कोविड के दौरान हमने देखा कि भारत कई सारे सामान स्वयं नहीं बनाता है, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स हों, दवाओं की रॉ मटेरियल्स हों या बहुत डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स भी हों, फैक्ट्रीज़ हों या फैक्ट्रीज़ के बनाने वाली मशीन्स हों, सब इम्पोर्ट हो रहा था। तो भारत ने क्या किया, पीएलआई स्कीम के माध्यम से उन सारे प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भरता अपनी बनानी शुरू की। यहाँ तक कि कोविड के दौरान वैक्सीन्स की बात हो रही थी, दवाओं की बात हो रही थी, तो फाइज़र, मॉडर्ना जैसी कंपनीज़ एकदम आफ़त उन्होंने मचा दी थी कि हमें भारत में वैक्सीन बेचना ही बेचना अपनी शर्तों पर। सरकार ने मना किया और यहाँ पे भारत को बेचने वाले बहुत सारे इंडियन लोग ही हैं जो जैसे केजरीवाल, चेतन भगत, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी कह रहे हैं, हम खुद ही खरीद लेंगे फाइज़र, मॉडर्ना से, भारत की वैक्सीन पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अंततः भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, खुद भी पूरे देश को लगाया। उसके बाद वैक्सिनेशन के बाद कम से कम कोविड का जो अप्रैल 2021 में तबाही मची थी, वैसी कोई तबाही दोबारा देखने को नहीं मिली। यह एक फैक्ट है। तीसरा, फ़ार्मा में अपनी हमने डिपेंडेंसी स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। आज के इस युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के समय यह पता चला कि भई जो वेपन्स हमने अपने स्वयं बनाए हैं, बाहर से खरीदे हैं, उनमें हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उनको तो अपनी ज्योग्राफी और अपने टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफ़ाई किया है। उन्होंने शानदार काम किया। हज़ारों ड्रोन पाकिस्तान ने मारे, एक नहीं गिरा हमारे यहाँ। एक गिर भी नहीं पाया। ये नुकसान नहीं कर पाया। तो भारत ने अपनी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में अपनी धाक दिखाई और हमने जो मारा वो तो हमने कितना प्रिसाइज़ मारा, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद तो ट्रम्प आज तक बिलबिला रहा है, ढंग से बात नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि नूर खान एयर बेस और पाकिस्तान में जो अमेरिकन एयर बेसेस थे, उनको भी हमने तबाह किया।
तो हमारे जो ब्रह्मोस हैं, हमारी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, वो कितना शानदार है। तो वेपन्स में भी भारत ने अपना स्थापित किया वर्चस्व। अब एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है भारत। आप देख रहे हैं डीज़ल, पेट्रोल जो भी है भारत में कम ही जगह पर हमारे यहाँ अभी खोज हो रही है। पहले तो सोने काल में यहाँ खोज भी नहीं होती थी। खोज हो रही है, नेचुरली हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ही अगर ये इस प्रकार के एनर्जी सोर्सेज़ मिल जाते हैं तो वंडरफुल। जबकि मुझे लगता है अंडमान निकोबार में कुछ दिन पहले ये आया था। पर खोज होना और फिर एक पूरा इकोसिस्टम या सिस्टम बनाना ताकि हम वहाँ पर ड्रिल करके उसको निकाल के फिर यहाँ तक पहुँचा सकें, उसमें काफ़ी समय लगता है। एक घर बनने में, एक बिल्डिंग बनने में 2-3 साल लगता है। समुद्र के अंदर वैसा सिस्टम, वैसे प्लेटफ़ॉर्म्स उस तरीके से जैसे बॉम्बे हाई है, वहाँ पर भी मेरे ख़्याल से निकलता है वो अरेबियन सागर सागर में है। तो ऐसे सिस्टम्स बनाने में, इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बनाने में थोड़ा-सा समय लगता है। खैर बनेगा, लेकिन ऊर्जा में भी हम आत्मनिर्भर हों, तो हम काफ़ी हद तक हमने जो है रेलवे का इलेक्ट्रिफ़िकेशन कर लिया। हमने अ, भारत सरकार ने 2014 के बाद 60 दिन का रिज़र्व अब तक बना लिया है कि 60 दिन तक का तो रिज़र्व तेल का है। उससे पहले भारत सरकार सरकार का अपना कोई भी ऑयल का रिज़र्व नहीं था। कंपनीज़ का अपना एक रिज़र्व होता था, वह होता था 7 दिन का। तो सोनिया काल में यह स्थिति थी कि सिर्फ़ 7 दिन का रिज़र्व रहता था ऑयल का, और उसके लिए भी ये पैसे नहीं देते थे। ईरान से प तेल मँगाया, बॉन्ड जारी कर दिया, 2 ढाई लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर हम कहें तो खरबों रुपए जो है इन्होंने छोड़ दिए कि आने वाली सरकार चुकाएगी, और धीरे-धीरे बाद में मोदी सरकार ने चुकाया। रिज़र्व नहीं बनाए। अभी भारत सरकार ने अपने 60 दिन के रिज़र्व, उसके बाद आपका जो कंपनीज़ हैं उनके भी रिज़र्व्स के लिए बहुत बड़े-बड़े गोडाउन्स, स्टोर हाउसेज़ इस तरीके से बनाए गए ताकि वो रिज़र्व कर सकें ऑयल। तीसरा, वर्ल्ड ओवर जिस तरीके से बात करके नंबर ऑफ कंट्रीज़ से जो हम बाय करते हैं गैस या ऑयल, वह बढ़ाकर हमने 40-42 कर दिए हैं। उसमें अफ्रीका के देश, अल्जीरिया, इथियोपिया, बहुत सारे देश हैं। कनाडा से भी ले रहे हैं। किसी देश से रिश्ते नहीं खराब किए। कनाडा के राष्ट्रपति वो क्या नाम था उसका? ट्रूडो, कितनी बदतमीज़ियाँ करके गया, यहाँ पे खालिस्तान आंदोलन फंड करके गया, लेकिन फिर भी जिसकी जो अहमियत है उसको अहमियत दी गई। किसी से रिश्ते नहीं खराब किए। रशिया से तेल हम लगातार खरीदते रहे हैं, तो ब पहले डिस्काउंट पे और अभी जो भी रेट्स हैं। पर कहने का मतलब ये है कि अब ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। अपनी बिजली स्वयं पैदा करने की आवश्यकता है। इसमें सोलर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। भारत में सोलर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। वर्ल्ड सोलर अलायंस का प्रणेता है भारत, और भी अल्टरनेट एनर्जी मीडियम्स पर काम हो रहे हैं, जो दुनिया में 100 साल में तेल कंपनीज़ ने, अमेरिकन तेल कंपनीज़ ने ये इनोवेशंस नहीं होने दिए थे। सिर्फ़ इसलिए कि दुनिया का पूरी डिपेंडेंसी ऑयल और गैस पे होगी, और ऑयल गैस का रेट्स और डॉलर में ट्रेडिंग ये अमेरिका निर्धारित करेगा, और डॉलर की ताकत पाकर अमेरिका दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाएगा। इसलिए उन्होंने कभी और कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर आप सोचिए पिछले 100 साल में कितने शानदार-शानदार टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुए हैं। क्या ऊर्जा पर कार्य नहीं हुआ था? हुआ है, पर सबको दबा के रखा गया है। अब समय आ गया है कि अल्टरनेटिव एनर्जीज़ पर भी कार्य हो और हम अपनी अल्टरनेटिव एनर्जीज़ पैदा कर सकें। अभी सोचिए थोड़ा-सा ही कार्य किया गया था, इथेनॉल जब 20% मिक्सिंग की गई, अब गाड़ियाँ उसमें भी सी मतलब उसकी भी जो है क्या कहते हैं, उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स है, कितना प्रॉफ़िट है, कितना नुकसान हुआ। सिर्फ़ नुकसान पर बात करने वाले 2 कौड़ी के पत्रकार लोग बैठ के फर्जीवाड़ा, जिनको पैसा मिल जाए, एक लाइन लेनी है, एक एजेंडा चलाना है, वो करते हैं। और उससे फ़ायदा क्या हुआ है, कितना हुआ है, किसका फ़ायदा हुआ है, भारत का कितना इम्पोर्ट बचा है, यहाँ पे किसानों ने इथेनॉल प्रोडक्शन में अपने आप को एंगेज किया है, उनका फ़ायदा कितना हुआ है, गाड़ियों के इंजन में बहुत ज़्यादा सारी गाड़ियाँ तो चल ही रही हैं, किसकी गाड़ी खराब होके कबाड़ में पहुँच गई है, इथेनॉल डालने के बाद? किसी की नहीं। एजेंडाबाज़ी चल रही है। यह समय आ गया है कि भारत भी अब ऊर्जा में निर्भरता पर कार्य करे, इस पे कार्य हो रहे हैं, थोड़ी बहुत हमारी जानकारी में भी है, आपके साथ भी हम साझा करेंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन, एक छोटा-सा वीडियो देख लिया जाए। यही होना चाहिए, दुनिया में कुछ भी हो, भारत अछूता रहे, भारत आत्मनिर्भर रहे, और दुनिया को राह अब भारतीय हिंदू समाज ही दिखाएगा। क्योंकि ये जो भारत दुनिया भर से डीलिंग कर रहा है ना,
इसलिए भी कर रहा है क्योंकि नेतृत्व हिंदूवादी है, हिंदू जीवन से उठकर आता है। ऐसी ही सोच, ऐसी व्यवहार, ऐसी चरित्र, ऐसी प्रवृत्ति के लोग दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। मुसलमान वोट बैंक समर्थित लोग नहीं कर पाते ये सब काम, वो लोग केओस फैलाते हैं। क्योंकि आप भी देखते हैं कि उस वोट बैंक का खुद का अपना क्या चरित्र है। तो मुसलमान वोट बैंक समर्थित या मुसलमान तंत्र या इस्लाम राजनीतिक तरीके से मजबूत लोग सिर्फ केओस फैलाते हैं। समृद्धि, शांति एक हिंदूवादी सोच ही दे सकती है। यह भी जानना बड़ा आवश्यक है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। कमेंट्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ और यदि आपको बात उचित लगती हो, जानकारी उचित लगती हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।